राजा शिलादित्य 590 से 647 ईस्वी। राजा शिलादित्य के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन थे, जिनका शासनकाल 7वीं शताब्दी में था। उनका जीवन, शासनकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है। प्रारंभिक जीवन। परिवार और प्रारंभिक जीवन। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेसर, हरियाणा के राजा थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री थीं। राज्यवर्धन की मृत्यु और राज्यश्री के साथ हुए अन्याय के बाद हर्षवर्धन ने सिंहासन संभाला। अन्य नाम। राजा शिलादित्य को हर्षवर्धन के अलावा कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शिलादित्य, यह उनका मूल नाम है जो उन्हें उनके राजा शासन के समय के लिए पुकारता था। राज्यश्री, यह नाम उनके पिता राज्यवर्धन के नाम के आधार पर उन्हें दिया गया था। त्रिभुवन चक्रवर्ती, यह नाम उनके विस्तारकारी साम्राज्यकारी राज्य और उनके राजनीतिक शक्ति के प्रति उनके प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बृहद्भट्ट, यह नाम उनकी महत्वपूर्ण काव्यिक योगदान के लिए उन्हें दिया जाता है, क्योंकि उनके दरबार में कविता कला का विकास हुआ था। माधवराज, यह नाम उन्हें उनके पिता राज्यवर्धन के परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट राजा के रूप में वर्णित करता है। महाराजाधिराज, यह नाम उनके उत्तराधिकारी और उनके समय के सर्वोच्च शासक के रूप में उन्हें समर्थन करता है। अभिलाषित, यह नाम उनके चाहने और इच्छा शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि वे अपने साम्राज्य के विकास और समृद्धि के लिए सक्रिय रहे। शासनकाल। राज्य का विस्तार। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा शामिल थे। युद्ध और विजय। गौड़ के राजा शशांक के खिलाफ युद्ध। कारण हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या गौड़ के राजा शशांक द्वारा की गई थी। इसके अलावा शशांक ने हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का अपहरण कर लिया था। परिणाम, हर्षवर्धन ने शशांक के खिलाफ युद्ध छेड़ा और राज्यश्री को बचाया। हालांकि शशांक को पूरी तरह से हराने में हर्षवर्धन को सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने शशांक के प्रभाव को काफी कम कर दिया। मालवा के राजा के खिलाफ युद्ध। कारण मालवा के राजा देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर राज्यवर्धन की हत्या में भाग लिया था। इस कारण हर्षवर्धन ने मालवा के राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ा। परिणाम, हर्षवर्धन ने मालवा पर विजय प्राप्त की और देवगुप्त को हराया। इससे उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ा। वत्स कौशाम्बी के राजा अरुणाश के खिलाफ युद्ध। कारण वत्स के राजा अरुणाश ने हर्षवर्धन के राज्य पर हमला किया था। परिणाम, हर्षवर्धन ने अरुणाश को पराजित किया और वत्स को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। गुर्जर प्रतिहारों के खिलाफ युद्ध। कारण हर्षवर्धन ने अपनी सत्ता को विस्तार देने के लिए गुर्जर प्रतिहारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। परिणाम, हर्षवर्धन ने गुर्जर प्रतिहारों को हराया और उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। चालुक्य राजा पुलकेशिन II के खिलाफ युद्ध। कारण हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत के चालुक्य साम्राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। पुलकेशिन II चालुक्य साम्राज्य के शक्तिशाली राजा थे। परिणाम, नर्मदा नदी के किनारे हुए इस युद्ध में हर्षवर्धन को पुलकेशिन II के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। यह युद्ध दक्षिण भारत में हर्षवर्धन के विस्तार को रोकने वाला साबित हुआ। कश्मीर और पंजाब के शासकों के खिलाफ युद्ध। कारण हर्षवर्धन ने कश्मीर और पंजाब के शासकों के खिलाफ भी कई युद्ध लड़े ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। परिणाम, हर्षवर्धन ने इन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त की और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। अन्य छोटे छोटे राज्य के खिलाफ अभियान। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के अन्य छोटे छोटे राज्य और जनपदों के खिलाफ भी कई अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने उन सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को व्यापक बनाया। रणनीति और युद्ध कला। कुशल सैन्य संगठन। हर्षवर्धन की सेना कुशल और सुसंगठित थी। उन्होंने अपनी सेना को विभिन्न भागों में विभाजित किया, जो तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती थी। सामरिक गठबंधन। हर्षवर्धन ने कई सामरिक गठबंधन किए, जिससे उन्हें अपने विरोधियों को हराने में मदद मिली। धार्मिक और सांस्कृतिक समर्थन। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म और अन्य धार्मिक संगठनों का समर्थन प्राप्त किया, जिससे उन्हें जन समर्थन मिला और उनका शासन स्थिर हुआ। उपाधियां। शिलादित्य, यह उनकी एक प्रमुख उपाधि थी जिसका उल्लेख उनके शासनकाल के विभिन्न अभिलेखों में मिलता है। शिलादित्य का अर्थ है चट्टान की तरह मजबूत सूर्य। शिलादित्य, यह नाम शिलादित्य का एक अन्य रूप है जो कुछ अभिलेखों और साहित्यिक कृतियों में प्रयुक्त हुआ है। प्रभाकर वर्धन पुत्र, इसका अर्थ है प्रभाकर वर्धन का पुत्र। हर्षवर्धन अपने पिता प्रभाकर वर्धन के नाम से भी पहचाने जाते थे, जो थानेसर के राजा थे। सचिव प्रिय,
इसका अर्थ है मंत्रियों के प्रिय। यह उपाधि दर्शाती है कि हर्षवर्धन अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ अच्छे संबंध रखते थे और उनकी सलाह का सम्मान करते थे। बौद्ध धर्म रक्षक। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया। उन्होंने कई बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण कराया और नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया। परम सौम्य। इसका अर्थ है अत्यंत सौम्य। यह उपाधि हर्षवर्धन की दयालुता और न्यायप्रियता को दर्शाती है। महामहोपाध्याय। इसका अर्थ है महान शिक्षक। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान थे और उन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उपाधि से उनकी विद्वता और साहित्यिक रुचि को सम्मानित किया गया है। प्रयागराज। हर्षवर्धन ने प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया था जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस कारण उन्हें प्रयागराज के रूप में भी जाना जाता है। विक्रमादित्य। कुछ स्रोतों में हर्षवर्धन को विक्रमादित्य की उपाधि से भी नवाजा गया है, जो शक्ति, पराक्रम और न्यायप्रियता का प्रतीक है। प्रशासन और समाज। प्रशासनिक व्यवस्था। हर्षवर्धन का प्रशासन केंद्रीकृत था और उन्होंने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया। प्रांतों का प्रशासन उनके द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा किया जाता था। धार्मिक नीति। धर्म के प्रोत्साहन और समर्थन। राजा शिलादित्य ने अपने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक संगठनों, धार्मिक स्थलों और मंदिरों को समर्थन प्रदान किया जो भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। धार्मिक सम्मेलन और यज्ञ। राजा शिलादित्य ने अपने दरबार में विभिन्न धार्मिक सम्मेलनों और धार्मिक यज्ञों का आयोजन किया। इन समारोहों और यज्ञों के माध्यम से वे धर्म, संस्कृति और राजनीति के बीच संबंध को मजबूत करने में सक्षम थे। बौद्ध धर्म के प्रोत्साहन। राजा शिलादित्य ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया और इसे बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध मठों, ध्यान केंद्रों और बौद्ध धर्म संगठनों को समर्थन प्रदान किया जो बौद्ध धर्म के विकास में मदद करते थे। शिक्षा के प्रोत्साहन। राजा शिलादित्य ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों का समर्थन किया और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित किया। इससे राजा शिलादित्य ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया और अपने राज्य के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक। नागानंद। विषय। यह नाटक एक बौद्ध कथा पर आधारित है। इसमें मुख्य पात्र जीमूतवाहन है जो अपनी निस्वार्थता और करुणा के लिए प्रसिद्ध है। कथानक। कहानी में जीमूतवाहन एक नाग सर्प को गरुड़ पक्षी से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। अंततः उसकी करुणा और निस्वार्थता से प्रभावित होकर देवता उसकी जान बचा लेते हैं। रत्नावली। विषय। यह एक रोमांटिक नाटक है जो राजा उद्यन और राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी पर आधारित है। कथानक। राजा उद्यन, जो पहले से ही वासवदत्ता से विवाहित है, रत्नावली के प्रेम में पड़ जाता है। रत्नावली एक साधारण दासी के रूप में उसके पास आती है और बाद में उसकी पहचान उजागर होती है। प्रियदर्शिका। विषय। यह भी एक रोमांटिक नाटक है जिसमें राजा उद्यन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। कथानक। इस नाटक में प्रियदर्शिका को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में उसे अपने प्रेमी राजा उद्यन के साथ मिलन प्राप्त होता है। शिलालेख और अन्य रचनाएं। प्रयाग प्रशस्ति। विवरण। यह हर्षवर्धन के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है जिसे हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। यह शिलालेख प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद में एक विशाल धार्मिक सभा के अवसर पर स्थापित किया गया था। महत्व। इस प्रशस्ति में हर्षवर्धन के पराक्रम, दानशीलता और धार्मिक कार्यों का विस्तृत वर्णन है। साहित्यिक योगदान। बाणभट्ट का हर्षचरित। विवरण। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा जो हर्षवर्धन के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, उनके संघर्षों, युद्धों और शासनकाल का विस्तृत विवरण है। हर्षवर्धन का साहित्यिक महत्व। हर्षवर्धन न केवल एक महान शासक थे बल्कि एक विद्वान और साहित्य प्रेमी भी थे। उनके नाटक संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं और आज भी नाट्यकला के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके नाटकों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कलात्मक सौंदर्य। उनके नाटकों में भाषा का सौंदर्य, भावनाओं की गहराई और चरित्रों की जीवंतता दिखाई देती है। धार्मिक और नैतिक संदेश। हर्षवर्धन के नाटकों में धार्मिक और नैतिक संदेश भी निहित हैं जो उनके समय के समाज और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। साहित्यिक शैली। हर्षवर्धन की लेखनी में काव्यात्मकता और शास्त्रीय संस्कृत की उत्कृष्टता दिखाई देती है। ह्वेनसांग का विवरण। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की और उनके बारे में विस्तृत विवरण दिया।
वेन्सांग ने हर्षवर्धन के शासन को न्यायप्रिय और समृद्ध बताया। उन्होंने हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में आयोजित एक विशाल बौद्ध महासभा का भी वर्णन किया। उत्तराधिकार और विरासत। मृत्यु और उत्तराधिकार। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, जिससे उनका विशाल साम्राज्य बिखर गया। उनकी मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। विरासत। हर्षवर्धन की विरासत उनके सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान में निहित है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म और शिक्षा का प्रसार किया। उनकी नाट्य कृतियां और प्रशासनिक नीतियां भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं।